रेवेन्यू कलेक्शन दिसंबर तक 48% था, लेकिन ये हमारे अधिकारियों और मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश का ही परिणाम है कि दिसंबर 2024 तक झारखंड में जो रेवेन्यू कलेक्शन का फिगर है वो लगभग 54% है, यानी कि पिछले 2019 से हम अधिक। ये बात बिल्कुल सही है कि इसका एक प्रभाव, जैसा कि हमने कहा, कि एक्सपेंडिचर्स के ऊपर भी पड़ता है। फिर भी हमें विश्वास है, जो हमारी टीम है कार्यपालिका की और विधायिका की, पूरा विश्वास है कि जो एक्सपेंडिचर लक्ष्य है हमारा, वो 31 मार्च के पहले तक हम लगभग 90 से 95% वो लक्ष्य को हम अचीव करेंगे। ये हम सबों का विश्वास है। कुछ बात मैं ये रखना चाहता हूं, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि एक आदर्श बजट 25-26 का हो। इसके लिए हम सबों को ये प्रयास करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो झारखंड की भौगोलिक स्थिति है, पलामू प्रमंडल की कुछ और है, संथाल परगना क्षेत्र की कुछ और है, कोल्हान क्षेत्र की कुछ और है। तो जिन क्षेत्रों में जिन योजनाओं की आवश्यकता है, जरूरत के अनुसार हम वो बजट बनाएं। एक मॉडल बजट नहीं जो पलामू में भी लागू हो और संथाल परगना में भी लागू हो। संथाल परगना की जो जरूरत है उस आधार पे वहां का बजट बने, पलामू में जो वहां प्रमंडल के लोगों को जरूरत है उसके आधार पे वो बजट बनना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि एक जो रीजनल बैलेंस होना है वो करने की आवश्यकता है। हमारे कई राज्यों से विशेषज्ञ विभिन्न क्षेत्रों के आए हुए हैं। हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। लोगों को लगता होगा कि किसी क्षेत्र विशेष में झारखंड पीछे रह गया है, तो हम आपको बताएं कि झारखंड राज्य का जब निर्माण हुआ था तो विरासत में उग्रवाद की समस्या इस राज्य को मिली थी। बधाई मैं देता हूं मुख्यमंत्री जी को और राज्य के पुलिस प्रशासन को कि आज झारखंड उग्रवाद पर नियंत्रण प्राप्त कर चुका है, और उग्रवाद पर जब नियंत्रण हुआ है तो हम डेवलपमेंट भी वहां पहुंचा रहे हैं। विकास की बातें भी, जिन क्षेत्रों की बात आपने कही, जिस सेक्टर के बारे में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो हेल्थ हो, पहले ये काम हम नहीं कर पाते थे, भय का वातावरण था। लेकिन विगत 5-7 वर्षों में जो स्थिति बनी है, अब झारखंड के लोग भय मुक्त हैं और पूरा हम सबों को ये विश्वास है कि जो बजट में योजनाएं स्कीम ली जाएंगी उसका क्रियान्वयन वहां होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये हम कहना चाहते हैं, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि सिर्फ बजट, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट का हो, इस्टेब्लिशमेंट का तो खर्च निकल जाता है, लेकिन स्कीम पर जो हम बजट बनाते हम उस पर भी यह ध्यान दें कि जो स्कीम हम दिया है हम लोगों ने झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, उसका प्रतिफल क्या आ रहा है सामने। मैं समझता हूं कि ये मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जी नहीं हुआ है। और एक बार जब विधानसभा में मैंने आज से 5 साल पहले एक प्रश्न किया था कि इतने करोड़ रुपए हम लोगों ने अब तक राज्य निर्माण के बाद से लेकर अब तक हम लोगों ने खर्च किए हैं, कितना एसेट हम लोगों ने क्रिएट किया है, ये राज्य के पास नहीं उपलब्ध है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके निर्देशन में जब हम बजट के लिए योजना बनाते हैं तो उन योजनाओं का क्या प्रतिफल होता है, उससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, कितने लोगों का जो आय के स्रोत हैं वो कितने बढ़ पाए हैं, इन बातों का भी आकलन करना बहुत जरूरी है। हमारे मुख्य सचिव जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो भवन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, चाहे वो हेल्थ हो, बिल्डिंग डिवीजन का हो, वो भवन आज से 10 साल पहले बने हुए, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, हम भी जानते हैं, लेकिन उस भवन का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। पहला प्रश्न तो ये उठता है
कि जब कोई उपयोग था ही नहीं तो भवन बना क्यों था। और ये सब 10 साल पहले की स्थिति थी, अभी की ये स्थिति नहीं है। अभी तो जो जरूरत है वही बनेगा, मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया है। लेकिन 10 वर्ष पहले जो हालात थे, आखिर भवन की जब जरूरत नहीं थी तो ये पब्लिक मनी उसमें जो लगा है वो क्यों लगा, इस पर गौर करने की जरूरत है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हैं इनकम जनरेट करने के लिए, उस पर ही आधारित रहने की जरूरत नहीं। हमारे एक विशेषज्ञ ने कहा कि अगले 50 वर्षों का या 2050 तक का आप कार्यक्रम बनाइए, आप बजट बनाइए, आप विजन रखिए। तो जाहिर सी बात है कि वही सेंट्रल असिस्टेंस, स्टेट ऑन टैक्स, स्टेट नॉन ऑन टैक्स, एक्साइज, अगर आप इसी पे निर्भर करिएगा तब तो ये तो सीमित है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। इसलिए नई संभावनाओं को ढूंढने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव मैडम ने कहा कि पर्यटन की दिशा में भी हम ये संभावना ढूंढ सकते हैं। ये वो राज्य है जहां हम पर्यटन को अगर विकसित करें तो मैं समझता हूं कि हरियाणा और चंडीगढ़, पंजाब से ज्यादा रेवेन्यू झारखंड को मिलेगा यदि हम पर्यटन की दिशा में आगे बढ़ते। उसी तरह हम लोग पतंजलि के कई प्रोडक्ट्स को देखते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, कितना सत्य है नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन किसी और फैक्ट्री का सामान लेके पतंजलि लिख करके वो मार्केट में जाता है। हमारे यहां सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं पापड़ बनाती, कटहल की अचार बनाती, सेम की अचार बनाती, इतना बढ़िया उनका उत्पादन होता है, उत्पाद है। लेकिन उसका मार्केटिंग इसलिए नहीं हो पाता है कि उसका पैकेजिंग जो है सो वो ग्रामीण ऐसा किसी चीज में पॉलीथीन में लपेट करके, तो उसका मार्केटिंग नहीं हो पाता है। यदि हम एक ऐसी संस्था स्थापित करें कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ये उत्पाद, चाहे वो कृषि पर आधारित हो या फॉरेस्ट पर आधारित हो, ये जो उत्पाद है जिसपे महिलाएं बनाती है पापड़ या फिर अचार या अन्य चीज, मशरूम भी पैदा हो रहा है इस राज्य में। इस राज्य में हमारे हरियरगंज क्षेत्र में बहुत अच्छा वो फल का उत्पादन हो रहा है। लेकिन अगर पैकेजिंग बढ़िया हो तो मार्केटिंग भी उसका बढ़िया हो सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनका भी स्वरोजगार बढ़ेगा, उनके भी इनकम बढ़ेंगे और फिर झारखंड अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। एक बात, जैसा कि मैंने कहा कि रेवेन्यू कलेक्शन का या रेवेन्यू को और हम दूसरे क्षेत्रों में भी संभावना ढूंढ सकते हैं। इस राज्य में पलाश होता है, सागवान होता है, महुआ होता है। सागवान साल के पेड़ में जो एक सीड्स निकलता है झारखंड में, उस सीड को छत्तीसगढ़ ले जाता है और उसका प्रोसेसिंग करके वो कॉस्मेटिक बनाने के काम में आता है। उस सीड को बहुत ही ज्यादा ऊंचे दाम पर वो मार्केट में सप्लाई करता है। अगर ये संभावना हम अपने यहां देखें, ढूंढे, उस पर आधारित प्रोसेसिंग प्लांट ही हम झारखंड में बनाएं, तो मैं समझता हूं कि हमारा रेवेन्यू भी आगे बढ़ेगा। रेवेन्यू के सेक्टर में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने देखा है, या मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, कि जो ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर लैंड है, आज भी हमारा लगान वही 50 पैसा और 1 रुपया है, 1.5 रुपया है, 2 रुपया है, और ये 1932 से निर्धारित है। आज 2025 है। अगर हम उस लगान का दर, ठीक है, बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं ताकि जनता में कोई दूसरी भावना ना आए, लेकिन ये तो आवश्यक है कि 1 रुपये जो 1932 में चला आ रहा है, आज भी हम वही पैसा दे रहे हैं। मैं तो रेवेन्यू सेक्रेटरी से कहूंगा कि राज्य सरकार से बात करके माननीय मुख्यमंत्री जी से एक संतुलित दर का निर्धारण हो तो झारखंड को बहुत ही राजस्व की प्राप्ति
होगी। और अधिकारियों को मैं अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ग्रांट्स इन एड टारगेट था 16,961 करोड़ रुपए का, भारत सरकार दी है 4,808 करोड़ रुपया। क्यों? एक बुनियादी प्रश्न यहां खड़ा होता है। ये हमारा अधिकार है, इस राज्य का अधिकार है, जनता का अधिकार है। ये पैसे कम क्यों मिले? भारत सरकार का कहना है कि समय पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, जिसके कारण हम ये पैसा नहीं देते। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ये किसकी जिम्मेवारी बनती है? जब भारत सरकार आपको पैसा दे रही है तो समय पर आप उपयोगिता प्रमाण पत्र अगर नहीं देंगे तो अगले फाइनेंशियल ईयर का पैसा तो रुक जाएगा। अल्टीमेटली ये नुकसान किसको होगा? ये जरूर इस बात पर चिंतन करिएगा, मंथन करिएगा। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि जनता ही अधिनायक है और जनता ही भाग्य विधाता है। हम और आप दोनों को मिलकर के झारखंड की जनता के लिए काम करना है। ये मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय वित्त मंत्री महोदय। उपस्थित देवियों और सज्जनों, कहते हैं अगर नदी करीब है तो समंदर की तलाश कर, अगर बेहतर है तो बेहतरीन की तलाश कर। हमारी उपस्थित मुख्य सचिव जी, विकास आयुक्त और यहाँ आए हुए बजट हमारे झारखंड प्रदेश के लिए कैसा हो, इसके लिए इस प्री बजट मीटिंग में जो विशेषज्ञ आए हैं उनमें हरीश्वर दयाल जी, जो सदस्य हैं राज्य वित्त आयोग के भी, प्रधान सचिव जी जो योजना एवं विकास विभाग के हैं, और हमारे वित्त सचिव विशेषज्ञ गौतम जी, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, प्रोफेसर सुधांशु भूषण जी, और एग्रीकल्चर पर अपनी विचार रखने के लिए आई निधि अग्रवाल जी, और प्रोफेसर वीएन आलोक जी, और विभागीय सचिवगण, पदाधिकारीगण, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। और मैं काफी देर से सभी हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनकी बातें सुन रहा था, और कुछ विशेष क्षेत्रों पर जो आज के इस दिन में बातें रखी गई, शिक्षा को लेकर, एग्रीकल्चर जो इस राज्य का बहुत अहम क्षेत्र है उसको लेकर, और इस राज्य में आर्थिक संसाधन कैसे और कहां उपयोग किया जाए, इस पर भी सभी लोगों ने अपनी बातें रखी है। और मुझे लगता है कि झारखंड प्रदेश चूंकि नवसृजित राज्य है, अब ये 25 साल इस राज्य को हुए हैं बने हुए, अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है, और सरकार या कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो सारी बातें होने के बाद आखिर में बात आके खड़ी होती है आर्थिक संसाधनों को लेकर। संसाधन होगा तभी चीजें आगे बढ़ेंगी और उस पर कुछ
बड़ी सोच की परिकल्पना भी की जा सकती है। आप सबको मालूम है, देश के अंदर जब जीएसटी लागू हुआ, उसके बाद पूरे देश में अलग अलग राज्यों के अलग अलग आर्थिक संसाधनों के जुटान को लेकर किसी के लिए ये अच्छा हुआ, किसी के लिए खराब भी हुआ। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक निर्धारित समय तक कंपनसेशन देने का भी काम किया। अब वो भी वक्त खत्म हो चुका है। अब मोटा मोटी पूर्णतया से अब सभी राज्यों को अपने पैरों पर खड़ा होना है। और अब खुद से कमाना भी है और खर्च भी करना है। संसाधन भी हमें जुगाड़ करने होंगे और आवश्यकता अनुसार राज्य के अंदर, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक सुरक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, इत्यादि सभी चीजों पर खर्च करने पड़ेंगे। मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, वो तो सरकार को हर हाल में राज्य की जनता तक पहुंचाने का एक संकल्प होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां राज्य के समग्र विकास की परिकल्पना को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। और आप सब ये भी जानते हैं कि झारखंड, वैसे कहने का तो ये सोने का चिड़िया के रूप में जाना जाता है, लेकिन वास्तव में यह देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से एक राज्य है। लेकिन ये राज्य विगत 25 सालों में गिरते पड़ते कई नए आयाम छू रहा है। अभी पूर्व वक्ताओं ने राज्य सरकार की कुछ उपलब्धियां जो नीति आयोग द्वारा घोषित की गई, उसमें राज्य सरकार का भी एक अच्छे सूचकांक में नाम आया है। और कुछ एक जो उसके पैरामीटर्स हैं, जिसके वजह से हमारी जो स्थिति बनी है, जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में जो हम लोग का पायदान बेहतर हुआ है, उसमें तो कुछ एक में तो हम बहुत नंबर 1 पहले पायदान पर भी। खैर, अभी इससे बहुत ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जरूर इससे हौसला जरूर हमारा बढ़ता है। हमें इसमें और भी बहुत कड़ी जोड़ने की आवश्यकता है। झारखंड खनिज संपदाओं से भरपूर ये राज्य है। इस राज्य के खनिज संपदाओं से देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। लेकिन वहीं कहीं न कहीं हम थोड़ा अपने राज्य के हितों के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए जो हमारे संसाधन है वो हमें कम पड़ते हैं। इसके बावजूद सरकार ने
हार नहीं मानी है। आज चाहे स्कूल के क्षेत्र में हो, चाहे आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली, पानी को लेकर इन क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पे राज्य में काम हुए हैं और निरंतर ये चल भी रहा है और ये अनवरत चलने वाला व्यवस्था भी है। हाँ, एक बात जरूर आज इस मंच में आ रही है कि हमें कोई भी कार्य योजना बनानी हो तो एक लंबी दूरी को लेकर बनाने की आवश्यकता है। आज हम कोई पेड़ लगाते हैं तो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी उस पेड़ का लाभ उठा पाए, चाहे वो छांव के रूप में, चाहे वो फल के रूप में। कई शहरों को हमने देखा, कई ऐसे योजनाएं बनी हैं कि उस योजना को आधारशिला जब रखा गया था उस समय हम लोगों की उम्र 5-6 साल की हुई होगी, लेकिन वो आज एक विशाल काया रूप में अवस्थित है। लोग उसको देखते हैं, उसका लाभ लेते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने राज्य नहीं पूरे देश के अंदर एक अलग पहचान भी बनाई है। अगर अलग पहचान की बात बोले तो सीधे तौर पर बात आती है मैया सम्मान योजना की, जहां पूरा देश में भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 25-26 हजार करोड़ रुपया कृतांकित करती है, तो वहीं 15-16 हजार करोड़ रुपया मात्र एक राज्य अपने इस राज्य की एक आधी आबादी को सुपुर्द करता है। ये छोटी बात नहीं है। बहुत सारे लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि राज्य की जनता इस बात के लिए बिल्कुल निर्भीक होकर रहे कि किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति पर अतिरिक्त भार, अतिरिक्त बोझ सरकार नहीं डालेगी। हम अपने आंतरिक संसाधनों को ही इस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे कि हम अपने इन संसाधनों को भी जुटाने में कामयाब होंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी सरकार को लगा। क्योंकि हम जानते हैं ये राज्य पिछड़ा है। सरकार एक बजट पे काम करती है, कोई व्यापारी एक बजट पे काम करता है, कोई एक कर्मचारी एक तनख्वाह को एक बजट मानकर काम करता है, लेकिन इस राज्य की लगभग 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई बजट ही नहीं रहा, तो अपना कोई भी प्लानिंग या कार्य योजना बनाने में वो सक्षम नहीं हो पाया। लेकिन आज हम लोगों ने कितनी मजबूत व्यवस्थाएं उनको दी हैं। मुझे लगता है अभी बोलना बहुत जल्दबाजी होगा, कुछ समय बीतेगा तो इसकी परिणाम भी हमें बहुत बेहतर देखने को मिलेगा, मेरा ये मानना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अभी रोजगार को लेकर जो हमारा या किसी भी सरकार का टारगेट होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगता है विचारों में पहला यही विषय हो कि लोगों को रोजगार, स्वरोजगार
कैसे उपलब्ध कराया जाए। और आप सभी देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो हमारी एक देश का बड़ा समूह जो नौजवान है, नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर आए दिन कितने मायूस होते हैं, इसका इस समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर हमें करने की आवश्यकता है। और हम बजट को भी इस ध्यान में रखें, जो हम बजट बनाएंगे, कि इस बजट में पैसे तो खर्च होंगे, जैसे मंत्री जी ने कहा, मुख्य सचिव जी ने भी कहा कि जो हम पैसे खर्च करेंगे उसका आउटकम क्या है। हर चीज का हमेशा दो पहलू होता है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हम इतना हजार लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो उसका आउटकम क्या हो, किस किस दिशा में ये पैसा जाने वाला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।